बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 5 में खुशामदीद। मैं हूं हमजा तारड़। बात करेंगे, जो अहम स्टोरीज़ होंगी उनको डिस्कस करेंगे। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज कोरोना वायरस के हवाले से। लॉकडाउन किया गया, फिर उसमें नरमी कर दी गई और अब देखने में ये आ रहा है केसेस एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर अमवात की बात की जाए तो वो भी शरह बढ़ती चली जा रही है। इस पर बात करेंगे। साथ ही जिस वक्त कोरोना वायरस आया तो एहतियाती तदाबीर की बात की गई, लोगों ने सैनिटाइज़र इस्तेमाल किए, फेस मास्क इस्तेमाल करने की बात हुई। उस बारे में भी हमने आपको आगाह किया कि कौन सा फेस मास्क बेहतर है, कौन सा फेस मास्क बेहतर नहीं है और कौन से सैनिटाइज़र्स हैं। जिस तरीके से फवाद चौई साहब ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि ये सैनिटाइज़र जो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं ये अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं और इनको हटा देना ही बेहतर है। इस हवाले से आज एक अहम नुक्ता है, डिसइंफेक्टेड गेट्स लगाए गए थे और ये तसव्वुर था कि जब डिसइंफेक्टेड गेट से कोई शख्स गुजरेगा तो सारा इन्फेक्शन जो है, जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। आज इस अहम मौजू पर भी बात की जाएगी कि क्या उसके कोई मुज़र असरात हैं और अगर असरात अच्छे नहीं हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है, तो फिर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। रान साहब, डिसइंफेक्टेड गेट्स की अगर बात की जाए तो उनका कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, क्या वाकई वो इंसानी जिस्म पर और इंसानी सेहत पर बुरे असरात छोड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल बुरे असरात छोड़ रहा है। देखें, WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा कि ये गेट इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है और ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल हुए थे। जब साउथ अफ्रीका में एक वबा आई तो उस वक्त इस्तेमाल किए गए। उस वक्त जब ये इस्तेमाल होना शुरू हुए तो उसी पे रिपोर्ट किया गया कि इसको, इन गेट्स को का फ़ायदा कोई नहीं बल्कि नुकसान है। क्लोरीन अगर इसमें इस्तेमाल की जाए जो बहुत महंगी है, अच्छा, उसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो शख्स नीचे से गुजर रहा है उसके जब सर पे पड़ती है, जिस्म के दूसरे हिस्सों पे पड़ती है, इससे एक तो नज़र कमज़ोर होती है, दूसरा जिसको सांस की बीमारी है, अच्छा, उसको तकलीफ़ होती है और तीसरा इससे जिस्म में एलर्जी होती है। अच्छा। अब चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ महंगी है उसका इस्तेमाल तो बनता ही नहीं। वो कहते हैं जो आम लोगों के लिए गुजरने के लिए है, इसमें सादा पानी डाल दें। अब इसमें क्या किया कि जिस जिस जगह ये गेट लगाए गए हैं उनमें इन्होंने बीज डालनी शुरू कर दी है। अच्छा, जब बीज डालने शुरू कर दिया तो उससे वो तो वैसे ही बड़ी ख़तरनाक है, वो आपके जिस्म के लिए भी, आपकी यादाश्त के लिए भी नुकसानदेह है। अब हुकूमत ने भी दरादार बहुत सी जगहों पे ये गेट लगा दी। अब जो इस गेट से गुजर के शख्स आता है वो तसव्वुर करता है कि शायद मैं इससे गुजर के आया हूँ, अब मैं बिल्कुल कोरोना की बीमारी से बिल्कुल बच गया हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती, कोरोना की बीमारी सबसे ज़्यादा जो फैलती है वो आपके छींकने से है। आप एक शख्स खांस रहा है, खांसने के बाद उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं या उसको ज़ुकाम है, उसको नींद आ रही है, तो उससे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो उनको क्या होगा, उस तक जाएगी। अब वो गेट से तो गुजरा है, क्या अंदर से जिस्म मुंह से निकलने वाली खांसी जो है क्या वो भी ठीक हो गई है? सही, ये नहीं होता, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब वो जिस चीज़ को हाथ लगाएगा, तो ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 18 सेकंड तक आपको हाथ धोने पड़ेंगे। चले मान लें उस गेट के गुजरने से आपके जिस्म पे पड़ने वाला या बालों पे पड़ने वाला जो हिस्सा, वो चले मान लें एक वक्त जरासीम से पाक हो गया, लेकिन जो हाथ को जरासीम लगे हैं वो तो आपने हाथ तो नहीं वहाँ पे धोए, आप तो बिल्कुल एक गेट से गुजर के निकल गए ना, ये हुआ है। तो उसके बाद जो आपको अंदर जाके खांसी आई है, उसके जो जरासीम जो आपके पास लोग बैठे हैं उसको मुंतकिल हो गए। अब ये हुआ ये है कि ये एक थोड़ी सी रूटीन चली, बिल्कुल लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। कुछ बिजनेसमैन, कारोबारी अफराद ने फौरी तौर पर ये गेट बनाने शुरू कर दी है। और अच्छा, गेट बनाने के बाद हर शख्स ने अपनी अपनी अलग-अलग टेक्निक बना के उसे फरोख्त करना शुरू कर दिया। भी कारोबार और हुकूमत ने भी क्या किया, हुकूमत के पास जो ठेकेदार थे, जो दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा जी इस व्यक्ति गंगा में हाथ धोएं। उन्होंने वहाँ पे बना के गेट मुख्तलिफ जगहों पे लगाने शुरू कर दिए। अब गेट लग भी चुके हैं, जिस तरह आप आज सुबह हमारा ही चैनल दिखा रहे थे कि उस पर कुछ लोग तो उस गेट्स को, जो बच्चे थे ना उससे वो खेल रहे थे। जी ठीक, लाखों नहीं करोड़ों रुपए इसमें लग चुके हैं, बिल्कुल पैसे लग गए। रान साहब, इसी हवाले से माहिराना राय भी ले लेते हैं। पाकिस्तान फैमिली फिजिशियन डॉक्टर तारिक मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, कहिएगा इस हवाले से, डिसइंफेक्टेड गेट्स जो हैं ये नस्ब किए जा रहे हैं और गुमान ये है कि इससे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। जो शख्स नीचे से गुजरता है उसमें इन्फेक्शन जो है, जो उसके बैरूनी हिस्से पे, जिस्म पे लगा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्या इसके कोई मुज़र असरात भी हैं, क्या कुछ नुकसानात भी होते हैं इससे? सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि लोग ये समझते हैं कि हम इससे गुजर गए तो हम पाक हो गए। देखें, जो वायरस है वो आपके मुंह के अंदर और फेफड़ों के अंदर है। आपको एक पेशेंट है, वो उसमें से गुजर भी गया तो उसका जो अंदर है
वो तो डिसइंफेक्ट नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो सोल्यूशन यूज हो रहा है हाइपोक्लोराइड, वो देखा गया है कि जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी मुंह की, नाक की, सांस की नालियों की झिल्ली जो है, उस और आईज के लिए वो बहुत नुकसानदेह है। वो वहाँ पे एलर्जी काज करता है, इरिटेशन काज करता है। ये जब इबोला वायरस आया था तो उस वक्त वहाँ पे कुछ मुल्कों में ये तजर्बा इसका हुआ, उन्होंने देखा कि इसका फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन की इरिटेशन हुई और वो ज्यादा नुकसान हुआ, तो लिहाजा उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो बाकी तरीके हैं, मास्क हो गया, हाथ धोना हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। देखिए, ये कोई अगर किसी के ऊपर वो फुहारा पड़ भी जाए तो उसके अंदर से तो उसने क्लीनिंग नहीं कर देनी ना, वो तो वायरस उसी तरह रहेगा। और जो ज्यादा होता है वो हाथों से, और जिन चीजों के ऊपर आपके जो सर्विसेज होती हैं वहां पे होता है, आपके कपड़ों से इतना ज्यादा वो स्प्रेड नहीं है जितना कि आपके खांसने से बाकी फजा में जो फैलेगा। मतलब एक गुजर गया एक बंदा और अंदर जाके जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वहां पे उसने खांसी कर दी या छींक मारी, तो वो तो उसी तरह फजा में रहेंगे ना, वो तो डिसइंफेक्ट नहीं हुई। तो लिहाजा ये एक ना फॉल्स, एक गलत सेंस ऑफ सिक्योरिटी बंदे में आ जाती है कि शायद मैं इससे गुजर गया हूँ तो अब पाक हो गया, अब जितने बैठे हुए हैं वो जो गुजरे हैं उसके वहां से। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, इस पे स्टडी ही नहीं की गई, इसमें देखा ही नहीं गया केसेस को, ये समझा ही नहीं गया कि हुकूमत ने भी ये मना नहीं किया कि ये गेट्स नहीं लगाने चाहिए? ये आपको याद होगा जब डेंगू नया आया 2011 में, तो सबसे पहले उसको कोई अपर रेस्पिरेटरी समझ के ट्रीट कर रहा था। किसी ने प्लेटलेट्स लगानी शुरू की तो हुकूमत ने सेपरेटर प्लेटलेट्स के मंगवाने शुरू कर दिए। बाद में जब श्रीलंकन और दूसरे माहिरीन आए, उन्होंने कहा इसका प्लेटलेट्स का तो रोल ही कोई नहीं है। तो इसी तरह ये जो कोई कह देता है उसी पे लोग लग जाते हैं पीछे। ये अभी नया वायरस है, इसके ऊपर अभी टाइम के हिसाब से जब स्टडीज होंगी फिर चीजें कंक्रीट सामने आएंगी कि इसमें किस चीज की जरूरत है, किसकी नहीं। मेन चीज जो इसमें है ना, जो इसको रोक सकती है, वो 2-3 चीजें हैं जी। एक कि वैक्सीन बन जाए, दूसरी ये है कि 1-2 साल लगे, हर्ड इम्यूनिटी एक कहते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को एसिम्प्टोमेटिक वो ये वायरस उनको इन्फेक्ट कर जाए और उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए। ये एक तरीका होता है जो इस पे लगता है टाइम। और दूसरी चीज जो है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट इजाद हो जाए। ये 3-4 चीजों के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है। और एक और चीज कि इन्हें लॉकडाउन अब जो आहिस्ता आहिस्ता करके खोलना पड़ेगा और जो एक्सट्रीम एजेस वाले इम्यूनो डेफिशिएंट हैं उनको बचाना पड़ेगा, और जो दूसरे लोग हैं उन्हें विद सेफ्टी हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इतनी अरसा अब लॉकडाउन ये अभी महीनों चलेगा, 2-3-4 महीने चल सकता है, और ऐसे इसके जो है ना वेव्स वो आती रहेंगी 2-3 साल तक। तो इसलिए इसको हमें लॉकडाउन को भी आहिस्ता आहिस्ता करके खोलना चाहिए और लोगों को एजुकेट। फिर ये है कि जिस एरिया में ज्यादा पेशेंट हो उसको वो जो स्मार्ट लॉकडाउन है उस एरिया को लॉकडाउन किया जाए, ना कि सारे लोगों को। तो और जो बाहर इसी तरह जो स्कूल्स वगैरह हैं, बाकी चीजें हैं जो कि लेस लाइकली है कि उनको इन्फेक्शन हो और नुकसान दे हो, उन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता हमें इजाजत देनी चाहिए ताकि वो लोग आए और हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी, यानी जब 60-70% लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं, तो फिर उस कम्युनिटी में बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि इस तरह की वबा एक्सटेंसिव लेवल पे ऊपर फैले। जी ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर ऑल पाकिस्तान फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मियां साहब, 92 न्यूज़ से बात कैसे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, फिर ये शऊर की बात की जाए तो अवामी शऊर की सबसे पहले बात आती है। हमारे अवाम में शऊर नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये गेट्स लगाए गए उस वक्त हमने देखा कि कई जो है सूबाई असम्बली के मेंबरान थे वो इफ्तिताह करने भी पहुंचे थे, तो वहाँ पर भी आप यही देखते हैं कि शऊर की कमी है, सिर्फ इफ्तिताह कर दिया जाता है चाहे जैसा भी मामला हो। जी बिल्कुल इसी तरह हालिया अरकान असम्बली नहीं, कई वज़रा के, कई आपको पता है कई अस्पतालों के बाद ये गेट लगा दिए गए। आपको पता है कि ज़िली हुकूमत जो है उसके दफ्तर के बाद जना हाल में लगा दिए गए, रावलपिंडी में सब्ज़ी मंडी में लगा दिए गए, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे लगा दिए गए, और सिर्फ अपने आप को ज़हनी तौर पर मुतमिन करने के लिए। किसी ने नहीं सोचा कि इस पर लगने वाला पैसा जो है वो किस तरफ जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है। सिर्फ एक फ़ोटो सेशन हुआ और फ़ोटो सेशन के बाद इसे सब कुछ करने की इजाज़त दे दी गई। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि एक बड़ी
बड़ी क्लियर सी बात आपको बता दो कि हुकूमत की तरफ से इन गेटों के लिए बहुत बड़ी तादाद में आर्डर भी दे दिए गए हैं। अच्छा, अब महकमा हेल्थ कह रहा है ये ठीक नहीं है। हर जो जहन में जो हर शख्स जो जिसे इस मामले को जानता है वो कह रहा है ये ठीक नहीं है। अब किसी को ओबलाइज करने के लिए, किसी जगह फ़ोटो सेशन करने के लिए इन गेट्स के आर्डर दे दिए गए, गेट्स लगने शुरू हो गए हैं और ये समझते हैं गेट लगाने के बाद जो लोग उसके नीचे से गुजर गए हैं ये मुबर्रा हो गए हैं कि अब उनको जो है कोरोना वायरस चेक तक नहीं होगा, जो उन्हें कुछ होगा नहीं। आप अगर देखें कि तो पाकिस्तान के अंदर इसकी शरह बढ़ रही है, कोरोना वायरस की अमवात भी बढ़ रही हैं, कोरोना वायरस के मरीज़ भी बढ़ रहे हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसको कंट्रोल करने में मैं फिर कह रहा हूँ नाकाम नज़र आती है। देखें किसी जगह पे 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जो दुकानें, जो दफातर, जो जगह खोली गई हैं वहाँ पर जमे गफ़ीर है। सड़कों पर आप चले जाए, एक चिंची रिक्शे में 6-6, 7-7 लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सब्जी और फ्रूट की मार्केटें हैं, आप उनके लाहौर की मार्केट पाकिस्तान की सबसे बड़ी है। रोज़ाना यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, एक बंदे ने भी मास्क नहीं पहना होता, एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसने एहतियाती तदाबीर की हो। ये सब्जी, ये फल गली गली मोहल्ले हर जगह पे पहुँचने हैं, उन दुकानें बनी हुई हैं, उन दुकानों पे जाने हैं, वहाँ पे बैठे हुए लोगों ने ख़रीदने हैं। ये फिर इसका मतलब है हम कोरोना को घर घर पहुँचाने का सबब बना रहे हैं और ये सबब जो पैदा कर रहे हैं इस पर हमारी हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली ये है कि कहाँ गई पुलिस जिसने कंट्रोल करना था। चले हुकूमत ने अगर ऐलान कर दिया है कि सहूलतें दे दी हैं, कोई कंट्रोल नहीं, तो फिर हुकूमत ने SOP क्यों नहीं बनाए? हुकूमत जो है उसने क्यों नहीं कोई ऐसी चीज़ें तैयार की कि जिससे इस कंट्रोल किया जा सके? अगर कोई मार्केट खुली है तो उस मार्केट के SOP किधर है? उस मार्केट में दाखिल होने के लिए किसी को चेक क्यों नहीं किया जा रहा? वहाँ पे मीटर मौजूद नहीं है, वहाँ पर कोई एक शख्स निशान नहीं लगाए गए। आप स्टोरों में चले जाए, लगता है जैसे चांद रात है। आप 3-3:30 बजे किसी स्टोर में चले जाए, चांद लगेगी आपको। एक दूसरे में लग रहे होते हैं, वो ग्रोसरी खरीद रहे हैं और एक दूसरे के साथ लग रहे हैं, लेकिन एहतियात करनी होगी। की गई है लॉकडाउन में, लॉकडाउन को ख़त्म नहीं किया गया और कोरोना जो है वो अब बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। हमें एहतियात करनी है। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। 27 अरब रुपए वसूली और मुसाबकती कमीशन की तश्कील 9 का ये मामला है। आज वफाकी काबीना में इस हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है। अंदरूनी कहानी क्या है वो आपको बताएंगे। साथ ही पावर सेक्टर स्कैंडल रिपोर्ट जो थी वो भी वफाकी काबीना में पेश की गई है और इसको पब्लिक करने का जो है फैसला भी कर लिया गया है काबीना की जानिब से। तो सुहेल इकबाल भट्टी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, इस हवाले से कहिएगा कि पहले तो ये बताएं कि ये अंदरूनी कहानी आज जो वफाकी काबीना के इजलास की थी वो क्या रही और साथ ही हिकमत अमली अब क्या की जा रही है? कौन से काबीना अरकान हैं जो इंक्वायरी रिपोर्ट पर बरहम नजर आ रहे हैं? कुछ ने रोकने की भी कोशिश की। हमजा, देखिए आज वफाकी काबीना के इजलास के अंदर 2 अहम तरीन रिपोर्ट्स पेश की गई। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो 92 न्यूज़ पहले ही ब्रेक कर चुका था। पावर सेक्टर से मुतल्लिक रिपोर्ट भी पेश की गई और उससे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो एक मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा खौफ दिखाई देते हैं, वो है मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला। दिसंबर 2019 में वफाकी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन को मुसाबकती कमीशन की रीस्ट्रक्चरिंग और उसकी जो कारकर्दगी है उससे मुतल्लिक इंक्वायरी करने की हिदायत की थी। ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो 92 न्यूज़ ने एक्सक्लूसिवली हासिल की, इसको हमने ब्रेक किया और इसके अंदर वो तमाम तरह हक़ाइक़ मौजूद हैं जो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने अपनी इंक्वायरी के दौरान उन्होंने इस्टेब्लिश किए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो उन्होंने आज वफाकी काबीना के सामने पेश की, उन्होंने मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी को वाज़ेह अल्फाज के अंदर तसल्ली बख्श करार दिया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतज़ामी तौर पर, माली तौर पर, कानूनी तौर पर, इन्फोर्समेंट के लिहाज से और माली तौर के ऊपर हर तरह की हर तरह की एक्शन करने की सलाहियत रखता है। कार्टलाइजेशन के खिलाफ, प्राइस मैनिपुलेशन के खिलाफ, तो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की, इसकी तश्कील 9 की ज़रूरत नहीं है। जबकि हैरानकुन तौर के ऊपर इस रिपोर्ट के बरक्स अभी कुछ देर पहले अनाउंसमेंट की गई कि उसके बावजूद कहा गया कि नहीं, हम मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। उसके साथ इस वजारत ख़जाना ने जो समरी आज काबीना इजलास में पेश की, जो कुछ की दस्तावेज़ हमें मसूल हुई, कुछ ज़राए से हमने बात की, उसके अंदर 4 सिफारिशात थी और उस सिफारिश के अंदर वजारत ख़जाना ने मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्ट्रक्चरिंग सिरे से रिकमेंड ही नहीं की, चूँकि परफॉर्मेंस बेहतर है, उसको छेड़ने की कतर कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ आलमी इदारों के फंड्स भी यहाँ पर यूटिलाइज हो चुके हैं। इसके साथ एक ये रिपोर्ट भी आज मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक वफाकी काबीना के सामने आई कि वफाकी काबीना ने किस तरीके के साथ 127
मुख्तलिफ केसेस के अंदर जहाँ पर कार्टलाइजेशन के खिलाफ फैसले थे, जहाँ पर एक्विजिशन के मामला था, मर्जर का मामला था, अपने फैसले किए। मजमूई तौर के ऊपर 27 अरब उन्होंने जुर्माना किया, लेकिन 10 साल से ये जुर्माने के ऊपर मुख्तलिफ अदालतों के अंदर हुक्म इम्तना हासिल है, उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही। उसके साथ ये भी बताया गया कि 2017 में इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 स्टार रेटिंग एजेंसी डिक्लेयर किया, जिसका मतलब ये था कि रशिया, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर समेत दीगर ममालिक के बराबर मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम कर रहा है। लेकिन इस बात को जब वहाँ पर वफाकी काबीना के सामने पेश किया गया, लेकिन इसको कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। कहा गया कि समरी के बरक्स इसकी रिस्ट्रक्चरिंग होना ज़रूरी है। उसके साथ एक और सिफारिश थी कि 10 साल कबल एक शोकाज नोटिस इशू किया था शुगर सेक्टर से मुतल्लिक मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो सिंध हाई कोर्ट में आज तक पेंडिंग है, उसको तय नहीं किया जा सका। फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और उसके साथ जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, इसको 27 अरब पे जुर्माने किए गए, लेकिन हम वसूल नहीं कर पाए। काबीना के जरिए से लॉ डिवीजन को, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को ये सिफारिश करवाई गई है कि आप इस मामले को परसू करें ताकि हुक्म इम्तना खारिज हो और उसके बाद ये रिकवरी कौमी खजाने में हो सके। अब एक और बड़ा मामला है जो आज दोबारा तय किया गया है कि चेयरपर्सन मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान और 2 मेंबरान को फारिग करना चाहिए। उसकी हकीकत क्या है? वो हकीकत यह है कि सितंबर 2018 में हुकूमत ने चेयरपर्सन CCP वदिया खलील और 2 मेंबरान को इस बुनियाद के ऊपर कि मुस्तफ़ा एपेक्स कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, उसके मुताबिक इनकी तकर्री दुरुस्त नहीं है, इनको घर भेजना चाहिए। एक्शन लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। अल्टीमेटली फरवरी 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को उसके फैसले को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया इस बुनियाद के ऊपर कि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। चेयरपर्सन, CCP और मेंबरान की तकर्री मुसाफत के अमल के जरिए से और मुजवजा कानून के मुताबिक हुई, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आज काबीना के इजलास के अंदर इस मामले के ऊपर कोशिश की गई कि दोबारा हम इनको घर भेजने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और वहाँ पर इंटर कोर्ट अपील दायर हुई है, उसको अब एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो सिफारिश थी समरी के जरिए से, ये डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की रिपोर्ट से मुतल्लिक, उसके बरक्स कुछ फैसले किए गए, उसके नताइज क्या होंगे वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। उसके साथ एक और बड़ा मामला था पावर सेक्टर से मुतल्लिक रिपोर्ट, जो कि इस बारे में अनाउंसमेंट की गई है अब कि उसको हमने पब्लिक करना है और उसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन भी बनेगा। जब ये इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म के काबीना के अरकान को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं हैरान कुन तौर के ऊपर। रदीम बाबर साहब, रज़ाक दाऊद साहब, मखदूम खुसरो बुख्तियार साहब, ये वो लोग हैं जो इस रिपोर्ट की बहुत खुलेआम मुखालफत कर रहे हैं। और इस हकीकत के बावजूद कि अब एक इंक्वायरी कमीशन बनेगा, मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन ये शख्सियात बदस्तूर काबीना में भी मौजूद हैं जहाँ पर इस रिपोर्ट को डिस्कस किया गया। अगरचे कि जब ये रिपोर्ट की इसके ऊपर बातचीत हुई, बहस हुई, तो ये 3 वज़रा उस वक्त वक्ती तौर के ऊपर उस इजलास में नहीं थे, लेकिन वो इस सरकारी सिस्टम का हिस्सा हैं, वो काबीना का हिस्सा हैं। और जब तक ये इंक्वायरी रिपोर्ट कमीशन ने अब तो इंक्वायरी करनी है, अपनी जिम्मेदारों का तयन करना है और उसके साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है। तो ये 3 शख्सियात बदस्तूर काबीना का हिस्सा हैं, इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और नदीम बाबर साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भरपूर तरीके से उन्होंने आगाह किया है उमर अयूब साहब को। आल्दो कि उमर अयूब साहब के भी बहुत करीबी उनके रिश्तेदार हैं, जिनके एक बड़े पावर प्लांट के अंदर उनका पावर प्लांट की मलकियत रखते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाया है। अब मामला यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मफादात के टकराव की बात किया करते थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल भी सेट करने की वो बात करते थे और उस वक्त हुकूमत के ऊपर वो दबाव डालते थे कि ऐसे लोग जिनसे मुतल्लिक कभी इल्ज़ामात आयद हो जाएं, जिनके कारोबार से मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तहकीकात कर रही हो, तो वो हुकूमत का हिस्सा उनको नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब ये बड़ा इम्तिहान इमरान खान साहब का कि 3 शख्सियात जिनके पावर प्लांट्स ने अरबों रुपए गैर मुनाफा तौर के ऊपर मुनाफा वसूल लेकिन अभी फैसला कर लिया गया है भट्टी साहब काबीना की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कि इसको भी पब्लिक कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कब तक पब्लिक होती है और क्या नाम सामने आते हैं, क्या कार्रवाई की जाती है। अगली स्टोरी की जानिब चलेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता दिहाई की बात की जाए या उससे भी कुछ ज़ायद अरसा हो गया है, जब भी गर्मियाँ आने लगती हैं तो हर पाकिस्तानी के जहन में एक सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा होता है। वो ये होता है कि इस दफ़ा लोड शेडिंग गर्मियों में कितनी होगी। राना साहब से इस हवाले से भी जानेंगे लोड शेडिंग कितनी होगी, साथ ही बिजली महंगी होगी या सस्ती होगी, ये भी एक सवाल है जो गर्दिश कर रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो हमने देखा है कि बहुत कम हो गए हैं। तो राना साहब, इस गर्मियों की बात की जाए तो क्या लोड शेडिंग होगी, अगर होगी तो कितनी होगी और
क्या बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं अभी? ये बिल्कुल ये पाकिस्तानी कौम के लिए ये खुशखबरी है कि बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। वो कितनी कम होती हैं ये अभी बताना कबल इस वक्त होगा, लेकिन बिजली की कीमतें कम भी हो रही हैं। और इस गर्मियों में, क्योंकि चंद दिनों बाद बड़ी शदीद गर्मी शुरू होनी है और रमज़ान शरीफ भी है, और गर्मियों में इस कौम को सबसे ज़्यादा जो हमें 24 घंटे ख़तरा रहता था लोड शेडिंग का, और हमें यही याद रहता था माजी में कि लाइट आनी कब है, जाने का तो पता था गई हुई है, आनी कब है ये इंतज़ार रहता था। इस दफ़ा लोड शेडिंग मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं हो रही, चूँकि इनके पास अजाफी बिजली मौजूद है। 30,000 मेगावाट बिजली जो है इनके पास मौजूद है, इसकी इनके पास गुंजाइश है। और 28,000 आपकी खपत है, टोटल जो खपत है वो 28,000 है। और ये इस दफ़ा अगर इंडस्ट्री एक तो बंद है, अगर इंडस्ट्री खुल भी जाती है तो उसके बावजूद भी जो है वो लोड शेडिंग नहीं होगी। मेरे ज़राए के मुताबिक कि लोड शेडिंग सिर्फ उन अगर होगी तो उन इलाकों में होगी जहाँ से रिकवरी प्रॉब्लम है, जहाँ से रिकवरी नहीं हो रही, जहाँ से रिकवरी कम आ रही है, तो उन इलाकों में किसी हद तक ये लोड शेडिंग करेंगे, बाकी इलाकों में ये लोड शेडिंग नहीं करेंगे। और ये बहुत देर बाद ऐसा होगा कि एक तो कीमतें अभी नहीं बढ़ी, अब मज़ीद कीमतें कम होंगी। देखिए इसमें पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें कम होना, ये भी एक फैक्टर मौजूद है। इसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, इससे भी फ़ायदा आवाम को दिया जाएगा, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमेशा आवाम के फ़ायदे के लिए सोचते हैं, आवाम के रिलीफ के लिए सोचते हैं, और आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, साथ लोड शेडिंग इस दफ़ा नहीं होगी। और जब लोड शेडिंग नहीं होगी तो बहुत सी सनतें ऐसी भी हैं जहाँ पे जो कोरोना के ख़तरे से पाक हैं, यानी जहाँ पे थोड़े लोग काम करते हैं, जिनको आप अगर कोरोना के हवाले से वो एहतियात कर लें तो उससे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बढ़ सकती है, और गली गली मोहल्ले में बनी हुई इंडस्ट्री से बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। तो लिहाजा इस दफ़ा लोड शेडिंग, ये मैं आपको बिल्कुल तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ कि ज़ुम्मेदार ज़राए से, कि ये इस दफ़ा लोड शेडिंग जो है वो शहरों के अंदर नहीं है, देहातों में भी नहीं है। उन इलाकों में लोड शेडिंग होगी जहाँ से रिकवरी के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ से रिकवरी नहीं हो रही। रिकवरी नहीं हो रही है, अच्छी खबर है, आवाम तक हमने पहुँचाई। रान साहब, पावर सेक्टर रिपोर्ट जो है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो पब्लिक करने का फैसला कर लिया गया है। कौन कौन से हुकूमती नुमाइंदे हैं जो शिकंजे में आ सकते हैं? अपोजिशन से भी कोई क्या शिकंजे में आ सकता है? और किस किस ने कोशिश की थी कि इस रिपोर्ट को रोक लिया जाए? देखिए इसमें जिस तरह सोहेल भट्टी साहब ने चूँकि तफसील से ये बता दिया, लेकिन मैं उससे आगे जाके बताऊँगा। जिन्होंने रोकने की कोशिश की सोहेल भट्टी साहब ने, तो उनके नाम भी ले दिए। अब इसमें एक ज़रगाम खान साहब हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो 10 साल से इसी डिपार्टमेंट में हैं, और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत हो, किसी की हुकूमत हो, चंद प्यारों में है। अच्छा, उन्होंने साबका जो कर्जे थे, जो बैंकों से कर्जे बड़े सूद पे लिए गए, और जिन जिन फिर सेक्टर को किस किस तरीके से पेमेंटें दी गई, कौन कौन सी चीज़ किस किस तरीके से मंजूर की गई, उसमें उनका नाम भी आ रहा है। उनकी जो लॉबी थी, उनके चूँकि राब्ते उन लोगों से थे जो हुकूमत में मौजूद होते हैं। इसी तरह नदीम बाबर साहब भी, उसके हवाले से सोहेल भट्टी साहब बता चुके हैं। लेकिन एक तो ये ज़रगाम खान साहब जो हैं, इन पर शिकंजा तंग हो रहा है, ये आने वाले दिनों में आप देख लेंगे जब इस रिपोर्ट पे जाए। दूसरा बाबर गौरी, अच्छा, MKM के बाबर गौरी जो हैं, इन पर भी शिकंजा बड़ा सख्त आ रहा है। और तीसरे नंबर पे शरीफ ख़ानदान की एक मिल है, शरीफ ख़ानदान का एक प्रोजेक्ट है, और उसमें शरीफ ख़ानदान के एक बड़े अहम शख्सियत जो हैं, जो इस वक्त एक तो जेल में हैं, अच्छा, एक पाकिस्तान से बाहर हैं, बल्कि 2 पाकिस्तान से बाहर हैं सही, वो, और एक इस वक्त जेल से बाहर है। इन चारों के उसमें शेयर्स मौजूद हैं। अच्छा, इन पर भी शिकंजा सख्त हो रहा है। और उसके बाद सिंध से तल्लुक़ रखने वाली आसिफ अली जरदारी साहब के करीब तरीन 2 शख्सियात, जो पसे पर्दा इनके लिए, उनका कहा कहना है, ये दुरुस्त है या नहीं, ये इसका जवाब वही दे सकते हैं। उनके भी 2 उसमें नाम आ रहे हैं कि उन्होंने भी किस तरीके से फैज़याब हुए। और जब ये फैज़याब होते थे तो ये फैज़याब ज़्यादातर उन वक्तों में होते थे जब नून लीग की भी अपनी भी हुकूमत थी। सही, यानी जब फ़ायदा लेने का वक्त आता है तो फिर कोई सियासी मुखालफत नहीं होती, फिर कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं होता, फिर सिर्फ बिजनेस होता है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बिल्कुल अपने नाज़रीन को हम ये बताएं कि बाकायदा जब ये इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो उसके साथ एक रिपोर्ट ऐसी भी इन्वेस्टिगेशन की आएगी जिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी जा चुकी है, और ये रिपोर्ट पहले बन चुकी है, और साथ ये लगेगी, इसके लफ होगी कि इनमें से बहुत से जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे ना,